नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स। जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती हैं उनके अंदर जो टॉर्क है उसको हम निकालेंगे, उसको हम समझेंगे कि किस तरह से उसका जो फॉर्मूला है वो डराइव होता है। अब यहाँ पर पहले हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को समझ लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक रिंग गियर होता है जिसके अंदर इंटरनल टीथ कटे होते हैं, एक सन गियर होता है और उसके पास प्लैनेट गियर होते हैं। ये जो प्लैनेट गियर होते हैं ये कंपाउंड गियर हमारे होते हैं। कंपाउंड गियर आप एक भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने दो लिया है समझने के लिए। ये कंपाउंड गियर इस तरह के होते हैं जैसे कि एक ही शाफ्ट के ऊपर दो गियर हैं, एक शाफ्ट सेम है लेकिन गियर उस पे दो हैं। यानी कि अगर एक गियर घूमेगा, जिस भी डायरेक्शन में घूमेगा, शाफ्ट भी उसी डायरेक्शन में घूमेगी और ये जो दूसरा गियर है वो भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। और इनके बीच में हमने एक आर्म लगाई होती है इसको फिक्स रखने के लिए। और यहाँ पर जब सन गियर रोटेट करता है, मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन आप देते हैं, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी, तो ये जो प्लैनेट गियर है इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और इससे ये कनेक्टेड होता है हमारा जो कि रिंग गियर है, तो उस पर भी क्लॉकवाइज जो है मोशन हमारा आ जाता है। तो इस तरह से एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हमारी काम करती है। ये हमने समझा था पहले लेक्चर्स में भी। लेकिन क्या हो, यहाँ पर अगर आप ये जो आपने जो सन गियर है इसको टॉर्क दी, लेकिन अगर आप क्या करें, ये जो रिंग गियर है इसको फिक्स कर दें, इसको एक अपोजिट टॉर्क दें और इसको घूमने ना दें, जो ये सबसे बाहर वाला गियर है इसको घूमने ना दें, तो क्या होगा, ये जो पूरा जो प्लैनेटरी हमारा सिस्टम है वो उसके अंदर ही इस तरह से रोटेट करने लग जाएगा, इस तरह से अंदर ही घूमने लग जाएगा। वो किस तरह से, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने आर्म को हटा दिया और एक कंपाउंड गियर जो था उसको भी हटा दिया, सिर्फ एक गियर हमने ले लिया। अब जैसे ही आपने इसको फिक्स किया और इसको मूव किया तो यहाँ से ये जो है इसके अंदर घूमना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा। हमने किया क्या है, बाहर वाले गियर को फिक्स कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर हमने इन दोनों की जो टॉर्क है या कहीं की जो भी टॉर्क लग रही है एक अपोजिट टॉर्क दी, जिससे कि इस पे मोशन ना आए और वो उस टॉर्क का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ये चीज, अब यहाँ पर हमें क्या चीज समझनी है। अब मान लीजिए एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट आपने ले ली इस तरह से और यहाँ पर कोई भी आप एक इस तरह से कोई भी एक लोड को लटका दीजिए, कोई भी आपने यहाँ पे वेट को लटका दिया W। अब मान लीजिए आप इसको टॉर्क देते हैं, मान लीजिए आपने इस तरह से इसको टॉर्क दी, इसको घुमाने की कोशिश की। अब यहाँ पर इस एंड पर यहाँ पर एक रेजिस्टिंग टॉर्क मिलेगी इसको, क्योंकि यहाँ पर लोड है। जैसे ही आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये जो है घूमेगा नहीं क्योंकि लोड है इसके ऊपर, तो ये एक रेजिस्टिंग टॉर्क देगा जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने इधर से इसको पकड़ रखा है और इस तरफ से टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरह का यहाँ पे रेजिस्टिंग टॉर्क इसको मिल रहा है, मान लीजिए T1 है और यहाँ पर एक रेजिस्टिंग टॉर्क इसको मिला T2, यही मिला। लेकिन जब आप इस रेजिस्टिंग टॉर्क को ओवरकम कर लेते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए ये जो एंगुलर अगर इसकी स्पीड है ω1, तो यहाँ पर भी जो इसकी एंगुलर स्पीड होगी वो मान लेते हैं कि वो ω2 होगी, क्योंकि बीच में जो है एक आपको कपल की तरह का एक यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह का रेजिस्टिंग टॉर्क मिला, तो कपल की तरह का एक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ω1 स्पीड थी, एंगुलर स्पीड जो थी, और यहाँ पर ω2 आपको मिलेगी जो एंगुलर स्पीड है। तो इस तरह से देखिए एक रेजिस्टिंग टॉर्क क्रिएट होती है। कहने का मतलब क्या है, एक रेजिस्टिंग टॉर्क क्रिएट होती है जब आप टॉर्क देते हैं और जो दूसरा लोडेड मेंबर है या जिसको आपने रोकने की कोशिश की है या अपने लोड के कारण वो रुकने की कोशिश कर रहा है, तो एक वो रेजिस्टिंग टॉर्क देगा जब आप इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो ये T1 हो गई, ये T2 हो गई। तो इसको हम यहाँ पर क्यों समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो आर्म की बात की थी, जैसे सन गियर और जो हमारा प्लैनेट गियर थे इनके बीच में एक आर्म थी। हमने बात की थी कि इनके बीच में एक आर्म है जो कि जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो वो साथ साथ में घूमेंगी। तो लेकिन जो प्लैनेट का एक्सिस है वो तो हर जगह चेंज होता रहेगा, तो वहां पे तो हम टॉर्क नहीं ले सकते, इसीलिए जो हम आर्म है उसका एक्सिस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, आर्म का जो एक्सिस है वो सेम है जो सन गियर का एक्सिस है और जो रिंग गियर का एक्सिस है, तीनों का एक्सिस सेम है।
यानी कि इसी एक्सिस के अबाउट जो है ये घूम रही है और हमें टॉर्क मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, हम यहाँ पर ले लेते हैं जो सन गियर की टॉर्क है वो T1 है। उसके बाद ये तो ड्राइव मेंबर हो गया जो ड्राइव करेगा, ये ड्रीवन मेंबर हो गया हमारा ये आर्म। अब हम आर्म को ड्रीवन मेंबर लेंगे और ये जो है गियर एक तरह का इसके ऊपर एक लोड की तरह एक्ट कर रहा है। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये जो आर्म भी घूमेगी, आर्म घूमेगी तो एक तरह से यहाँ रेजिस्टिंग टॉर्क भी क्रिएट होगी इस आर्म के ऊपर इस मेंबर के कारण। और तीसरी जो टॉर्क हमने लगाई है यहाँ पर जो एनुलस गियर पर लगाई है, जो रिंग गियर पर लगाई है, ये ऑपोजिट होगी इन दोनों टॉर्क के। तभी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो T1 प्लस T2 है इसको आप माइनस T3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये फिक्स मेंबर है ये ऑपोजिट टॉर्क दे रहा है इन दोनों टॉर्क के। या आप ऐसा कह सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू जो है हमारा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो समेशन ऑफ टॉर्क है आप कह सकते हैं कि वो 0 है। टॉर्क क्या होता है हमारा, अगर हम टॉर्क की बात करें उसको हम लिखते हैं I इंटू अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा जो होती है एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। ये हमने 0 लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सारे जो रोटेटिंग पार्ट है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के, उनके पास कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन हमने नहीं ली, उसको अल्फा को हमने 0 माना है, अल्फा को 0 माना है। तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो भी हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि कितनी भी टॉर्क हो तो वो हमारी 0 के बराबर होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं T1 जो सन गियर को हमने दी, जो इसका एक्सिस है या कहें कि वो जो शाफ्ट है उसको हमने दी, उसके बाद इस आर्म को, और फिर जो इसको दी है अपोजिट टॉर्क T3। तो ये जिन तीनों का सम जो है 0 के बराबर होगा। अब इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए इस तरह की आपने ये फिगर बना ली। अब यहाँ पर अगर आप T1 टॉर्क देते हैं, T1 टॉर्क, और ये आप ले लीजिए कि ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, इसको हम लिख लेते हैं कि ये जो है इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट। और यहाँ पर ये ले लेते हैं ये जो हमारी शाफ्ट है ये आउटपुट शाफ्ट है, जहां से आउटपुट मिलेगी। समझने के लिए बना रहे हैं बस, इस फिगर को भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट शाफ्ट मिलेगी, जैसे कि हमने अभी समझा था। आउटपुट शाफ्ट कह लीजिए और ड्रीवन भी आप इसको कह सकते हैं कि ड्रीवन शाफ्ट है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने टॉर्क को अप्लाई किया, यहाँ से एक अपोजिट टॉर्क जिसको हम रेजिस्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं, रेजिस्टिंग या फिर लोड टॉर्क कुछ भी कह लीजिए, तो रेजिस्टिंग टॉर्क मिलेगी जो कि T2 होगी। और ये जो फिक्स मेंबर है, ये जो फिक्स मेंबर है जैसे कि हमने इसके अंदर लिया है, ये जो रिंग गियर है, तो ये जो फिक्स मेंबर है इसको जो है टॉर्क मिलेगी हमारी, वो मिलेगी, हम ले लेते हैं कि वो T3 मिलेगी, जो T3 ये हमें देगा। तो इसीलिए जो है जो T1 और T2 और जो T3 है इनका जो तीनों का सम जो है 0 के बराबर होगा। जैसे कि हमने देखा कोई भी एंगुलर इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 या कहें कि समेशन ऑफ टॉर्क 0 ले लिया। अब जो टॉर्क होता है, अब देखिए इसी तरह से अगर टॉर्क 0 है तो अगर हम इसके अंदर देखें तो जो पावर है, अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस गियर ट्रेन के अंदर डिसिपेट होनी है वो भी 0 होनी चाहिए। यानी कि जो पावर है, पावर क्या होती है इसके अंदर, इसके अंदर आप ले लीजिए T1 इंटू ओमेगा 1, T ओमेगा जो है पावर के बराबर होती है, तो T1 ओमेगा 1, T2 ओमेगा 2 और T3 ओमेगा 3, यानी कि सबकी एंगुलर स्पीड और जो टॉर्क है तीनों मेंबर की वो इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी कि पावर का सम भी इक्वल टू 0 होगा। या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी डिसिपेशन भी 0 हो गया, फ्रिक्शन आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो टोटल पावर जो है सम वो 0 होगा। यही होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पावर है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते। वही चीज है, पावर तो सेम रहती है, किसी ना किसी चीज का कन्वर्जन होता है कि कोई जो है आपने मान लीजिए एंगुलर स्पीड कोई ज्यादा है कोई कम है, या कोई टॉर्क ज्यादा है कोई कम है, अगर उनका सम देखेंगे वो तो 0 ही आएगा। तो वही चीज यहाँ पर ली गई है। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो टॉर्क T3 है जो हमने ये अप्लाई की है, इसके अंदर जो फिक्स मेंबर है इसकी अगर एंगुलर स्पीड देखें, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ये तो घूम ही नहीं रहा, यानी कि ओमेगा 3 तो 0 है, तो ओमेगा 3 को आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर T1 ओमेगा 1 प्लस T2 ओमेगा 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
ये आपको समझ आ गया होगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप T2 की वैल्यू को निकालें, T2 की वैल्यू, अब कोई भी टॉर्क आप निकाल सकते हैं, तो T2 की वैल्यू को निकालें तो वो क्या आ जाएगी, -T1, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा, और इनटू ω1/ω2 यही आएगा। तो T2 की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, तो यहाँ से आपने निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा था, ये यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं आप कि जो T3 है ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, T1 + T2, ये चीज तो ये प्लस ही है, माइनस को हमने बाहर ले लिया, T1 + T2 के बराबर आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो है, जैसे आपने T2 की वैल्यू निकाली तो आप T2 की वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं। अगर हमें T3 की वैल्यू निकालनी है तो इस T2 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। T3 अब यहाँ पर माइनस था और ये T2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर T1 है, ये T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -T1 × ω1 -T1 × ω1/ω2, यही है हमारे पास। अब यहाँ से T1 को हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर भी ये माइनस है, तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 को आप कॉमन ले लें बाहर और यहाँ पर लिख लें ω1/ω2, इस तरफ ले लें इसको ω1/ω2, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो है हमारा -1 ये आ जाएगा। तो T3 की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे T2 की वैल्यू निकाली, T3 की वैल्यू निकाली, तो इस तरह से जो टॉर्क है कोई भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का फॉर्मूला समझ सकते हैं आसानी से, जैसे कि हमने कोशिश की है आपको आसानी से समझाने की, और कोई भी जो टॉर्क है वो आप निकाल सकते हैं। मेन जो फॉर्मूला है ये रहेगा, इसके थ्रू जो है आप कोई भी टॉर्क निकाल सकते हैं और ये रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।